तो कैसे हैं स्टूडेंट? तो बच्चे आज हम लोग बात करने वाले हैं 2025 में जो पार्ट 2 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछा गया था, हम लोग उसका आज डिस्कशन करने वाले हैं बच्चे। तो वैसे बच्चे आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पार्ट 1 का हमने 2024 और 2025 का डिस्कशन हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर कर रखा है और इनका एग्जामिनेशन 2026 में हो भी गया है। तो इसमें जो बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चन 50% से भी ज्यादा क्वेश्चन जो है यही 2024 और 2025 से आया है। हमने इनका क्या करेंगे बच्चे, एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि 2024 और 25 में से कैसे 50% से ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारा मैच किया है 2026 में। तो इसीलिए बच्चे आपको क्या करना है, जब भी आप नेक्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहे हैं 2026 में 27 में, तो आपको क्या करना है, आपको 2025 24 26 के क्वेश्चंस को देख के जाना है। ठीक है बच्चे, तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 2 का जो क्वेश्चन है वो 2025 का, उस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं और पहले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बच्चे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है, इसको हम लोग देखते हैं। और ये क्वेश्चन बोल रहे हैं ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन and molecule of H2O and dash are produced along with energy। बोल रहा है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जिसका कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन होता है, ऑक्सीडाइज होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा। तो बच्चे जब भी कभी ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा C6H12O6 का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये जब बच्चे ब्रेक डाउन होगा यानी रिस्पिरेशन होगा, तो रिस्पिरेशन होने के बाद ये CO2 बनाता है, CO2 बनाता है, H2O बनाता है और साथ ही साथ एनर्जी बनाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने के बाद H2O बन रहा है, साथ ही साथ एनर्जी भी बन रहा है, तो दूसरा नंबर और क्या बन रहा है, तो देखो H2O बन रहा है, CO2 बन रहा है, एनर्जी बन रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा CO2। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं विनेगर कंटेन डैश एसिड। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं कि इन एनी न्यूक्लियोटाइड जैसे कि बच्चे आपको पता होगा, इसको हम न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरस को जोड़ के बनाते हैं, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर और प्लस फास्फोरस, इन तीनों के मिक्स होने से क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है ना। न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन्स सडनली चेंज इट्स पोजीशन दैट कॉजेज ए माइनर चेंज व्हिच इज नथिंग बट द म्यूटेशन। जब कभी न्यूक्लियोटाइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे फास्फोरस के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाए, चाहे ये जो तुम्हारा शुगर के पोजीशन में कोई चेंजेस आ जाए या स्ट्रक्चर में चेंजेस आए, या फिर नाइट्रोजन बेस के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाए, या फिर कोई नाइट्रोजन बेस डिलीट ही हो जाए, है ना, तो ऐसी स्थिति में जो चेंजेस आ जाता है उसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं बच्चे, है ना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर, बोल रहे हैं इन ह्यूमन स्पर्म प्रोडक्शन अकर इन दी ऑर्गेन्स। इन ह्यूमन स्पर्म, ह्यूमन का जो स्पर्म है, प्रोडक्शन अकर इन दी ऑर्गेन। ह्यूमन स्पर्म जो है वो कहाँ बनता है, वास डिफरेंस में बनता है, एजैकुलेटरी डक्ट में, टेस्टिस में, यूरिनोजेनिटल डक्ट में, तो बच्चे टेस्टिस में बनता है। ठीक है, अब चलते हैं सोलर प्रोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट दी सोलर रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टली इनटू डैश एनर्जी। सोलर फोटोवोल्टिक सेल जो है सोलर एनर्जी को किससे बदल देता है, तो ये सोलर एनर्जी को बच्चे बदल देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। अब चलते बी में और बी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोले फाइंड द ऑड वन ऑड। इसमें से जो अलग है, अलग को चुनो। अलग इसमें से देखो फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग और फर्टिलाइजेशन। ये तीनों के तीनों बच्चे क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स है। ये तीनों के तीनों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है। लेकिन फर्टिलाइजेशन ये तो रिप्रोडक्शन के एक स्टेज होता है, ये स्टेप्स होते हैं रिप्रोडक्शन का, है ना। तो फर्टिलाइजेशन पूरी तरह से अलग हो जाता है। ठीक है, तो वही और चुनना था, तो फर्टिलाइजेशन और हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सेकंड नंबर क्वेश्चन दिख रहे हैं, राइट द करेक्ट कोरिलेशन। करेक्ट कोरिलेशन बताओ। डायबिटीज से बचने के लिए हम इंसुलिन का उपयोग करते हैं, कैंसर से बचने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो कीमोथेरेपी का उपयोग करते हैं। किसका, कीमोथेरेपी का उपयोग करते हैं, या नहीं तो रेडियोथेरेपी का उपयोग करते हैं। क्या समझे बच्चे, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी का उपयोग करेंगे। स्टेट वे ट्रू या फॉल्स। इसमें से ट्रू या फॉल्स तुमको बताना है कि स्टडी ऑफ फोसिल इज एन इंपोर्टेंट एस्पेक्ट
ऑफ द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। तो ये सही है, क्योंकि बच्चे आपको पता होगा इवोल्यूशन के बारे में जब हमें जानकारी पता करना होगा कि कौन चीज कहां से उत्पत्ति हुई है, चाहे इंसान ही के बारे में बात करेंगे, इंसान की उत्पत्ति बंदर से हुआ है, लंगूर से हुआ है कि बिल्ली से हुआ है, कहां से हुआ है, इसके बारे में पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोसिल्स का स्टडी करना जरूरी है। या कोई ऐसे चीज जैसे, या कोई ऐसे चीज की बात कर रहे हैं जो चीज अभी दुनिया से खत्म हो चुका है ना, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उसको स्टडी कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो एनिमल्स, वो जीव तो हमें देखने को नहीं मिलेगा, उनके फोसिल्स हमें मिल सकता है, तो हम उनको स्टडी करेंगे और उनके स्टडी करने से हमें ये पता चलेगा कि आखिरकार जो चीज एक्सटिंक्ट हो गया है उसी से कोई नया चीज तो डेवलप नहीं हुआ है। जैसे कि धरती पर पहले डायनासोर था, डायनासोर मरने के बाद क्रोकोडाइल्स बने या अलग अलग प्रकार के एनिमल्स का डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं। तो ये चीज के बारे में जो हमें पता चलता है उनके फोसिल्स के स्टडी करने से पता चलता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं और 4 बोल रहे गिव एनी टू कमर्शियल यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का कोई दो यूज बताओ। तो बायोटेक्नोलॉजी का दो यूज हम कहां कर सकते हैं, तो जब हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं कहां, जब हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं एग्रीकल्चर में, तो वहां हम इसका उपयोग करते हैं टू improve the क्वालिटी ऑफ फ्रूट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। एक तो ये, और दूसरा हम इसका उपयोग करते हैं टू रेजिस्ट फ्रॉम डिजीज से बचाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसी वैरायटी का हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स के डेवलपमेंट कर लेते हैं जो प्लांट में अगर फ्रूट लगेगा तो उनको कोई रोग नहीं होगा। बात समझा कि नहीं। और ऐसे प्रकार के हम प्लांट्स का डेवलपमेंट कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, जो प्लांट क्या होगा, हाई क्वालिटी का फ्रूट्स देगा। बात समझ गए बच्चे, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं कि बीइंग अ फिश आई परफॉर्म रिस्पायरेशन विद द हेल्प ऑफ लंग्स, हु एम आई। तो बोल रहे हैं हम एक फिश है, इसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। तो बोलो ये कौन है, बताओ तुम लोग कमेंट में, ये तुमको बच्चे कमेंट में बताना है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं और 2 का ए पे चलते हैं। 2 के ए में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, बोल रहे हैं समटाइम्स हायर प्लांट एंड एनिमल्स टू परफॉर्म एनारोबिक रिस्पायरेशन। कभी कभी क्या होते हैं, हायर प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो एनारोबिक रिस्पायरेशन करने लगते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं बच्चे, एनारोबिक रिस्पायरेशन जो करता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, बोले तो बैक्टीरिया करता है। वैसे हम बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में बांटते हैं, एक तो एरोबिक बैक्टीरिया है ना, एक तो एरोबिक बैक्टीरिया, और एक बांटते हैं हम एनारोबिक बैक्टीरिया, एक बांटते हैं हम एनारोबिक बैक्टीरिया। तो ये 2 प्रकार के बैक्टीरिया हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एनारोबिक रिस्पायरेशन करने का काम जो है मैक्सिमम मैक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, बोले तो बैक्टीरिया सब करते हैं। लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन कभी कभी एनिमल्स और प्लांट्स में भी, हायर एनिमल्स और हायर प्लांट्स में भी देखा गया है। तो पूछ रहा है इसके पीछे क्या रीजन है, हायर एनिमल या हायर प्लांट्स जो है ये कभी कभी क्यों दिखाता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो इसके लेकर के जो रीजन होते हैं बच्चे, हमें हाई डिमांड होते हैं किसके, एनर्जी के, हाई डिमांड ऑफ एनर्जी। हमें एनर्जी के जब ज्यादा डिमांड हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में इस हाई डिमांड की पूर्ति कौन नहीं कर पाता है, एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं कर पाता है, एरोबिक रिस्पायरेशन इसकी पूर्ति नहीं कर पाता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें एनर्जी की पूर्ति करने के लिए एक एक्स्ट्रा प्रकार के रिस्पायरेशन करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन, जिसको बोलते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। और एनारोबिक रिस्पायरेशन करके हम इसकी पूर्ति करते हैं। जैसे कि तुम्हें पता होगा बच्चे, जब कभी हम लोग व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं, तो ऐसे स्थिति में हमारे बॉडी में क्या हो जाते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन होने लगते हैं और लैक्टिक एसिड बन जाता है। यही लैक्टिक एसिड के कारण से हमें क्या होते हैं बच्चे, हमें क्या होते हैं, तो एग्जॉस्टेड फील होता है, हमें ऐसा लगता है कि अब हम और भी ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं, है ना। तो हमें मांसपेशियों में क्या होता है, दर्द होता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 2 है
इट इज नॉट राइट टू कंसीडर दी मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बर्थ टू ए गर्ल्स चाइल्ड, है ना। जैसे कि बच्चे आपको पता होगा हमारे समाज में क्या होते हैं, तो हमारे समाज में जब किसी महिला को बेटी जन्म होते हैं या गर्ल्स जन्म देते हैं तो हमारे समाज इस महिला पर ही एलिगेशन लगाती है कि इन्हीं का भाग खराब है, इसी का कर्म फूटा हुआ है, जिसके कारण से इनको क्या हो रहे हैं, बार बार इनको गर्ल्स हो रहे हैं, बार बार इनको लड़की हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई तो ये है कि जब कभी सेक्स डिटर्मिनेशन होने लगते हैं, जब रिप्रोडक्शन के दौरान सेक्स डिटर्मिनेशन होने लगते हैं, तो ऐसे स्थिति में बच्चे, ऐसे स्थिति में जब फीमेल से XX आता है और मेल से XY आता है, जब फीमेल से दोनों XX आएगा और मेल से जब XY आएगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होते बच्चे, ऐसे कंडीशन में जो न्यू जनरेशन बनेगा, न्यू जनरेशन बनने के लिए ये 4 ऑप्शन होते हैं। देखो यहां पर अगर हमने क्या किया, यहां पर हमने क्या किया, ये 2 ट्रेट्स हमारे मेल से, तो XY हमने ले लिया, इधर से हमको 2 ट्रेट्स कहां से मिल रहा है, फीमेल से मिल रहा है, तो हमने XX ले लिया। अब देखो यहां पर हमने XX ले लिया है। अब देखो, अब यहां देखो आगे क्या होता है, जादू, है ना। अब जब हम यहां पर आगे देख रहे हैं तो देखो यहां मेल से क्या मिलेगा, X, और फीमेल से भी मिलेगा X, तो दोनों ये क्या बनेगी, गर्ल्स बनेगा। यहां देखो फीमेल से क्या मिल रहा है, X, और मेल से क्या मिल रहा है, Y, तो जैसे ही मेल से Y मिला तो क्या बन गया, बॉयज बन गया। बात समझा क्या। और यहां पर देखो फीमेल से X मिल रहा है ना, एक ही X यहां पर है ना, तो फीमेल से जैसे X मिला और मेल से भी अगर X ही मिल गया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा गर्ल्स, ये क्या बन जाएगा, गर्ल्स। और अगर मान लो यहां पर मेल से भी X, मतलब फीमेल से भी X और मेल से Y मिलेगा तो फिर से क्या हो जाएगा, बॉयज बन जाएगा। तो यहां पर बॉयज हो रहा है या गर्ल्स हो रहा है, इसका डिसीजन ये X और Y ले रहा है। बोले तो ये क्या ले रहा है, बोले तो ये मेल ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो संतान होने वाला वो गर्ल्स है, वाइज है, इसका डिसीजन मेल के हाथों, मतलब मेल के पास होता है, ना कि फीमेल के पास होता है। इसलिए ये गलत है कि जब किसी महिला को बार बार गर्ल्स हो रही है, गर्ल्स हो रहे हैं जन्म, तो इसके पीछे जो रीजन है वो रीजन फीमेल नहीं है, ना कि मेल है, ठीक है। तो ये एलिगेशन लगाना गलत है, इट इज नॉट राइट। तो यही बात बोल रहा है कि ये राइट नहीं है, ये एकदम तो पूरी तरह से गलत है ना। अब चलते हम लोग 3rd नंबर पे, द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूल इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। जो एनर्जी जनरेट होता है न्यूक्लियर फ्यूल से, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है बच्चे, क्योंकि जब हम न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग करते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमें हार्मफुल गैसेस देखने को मिलता है। हार्मफुल गैसेस निकलता है कहां से, न्यूक्लियर एनर्जी से, जो कि हमारे वातावरण को क्या करते हैं, पोल्यूटेड करते हैं। इसके अलावा जब न्यूक्लियर एनर्जी को पैदा करने के बाद जो हमारे न्यूक्लियर डिस्पोजल्स बनेंगे, जो अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, उसको हम कहां डिस्पोजल करेंगे, ये हमारे पास सबसे बड़ी मुद्दा हो जाती है, सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है। बात समझा कि नहीं। इसलिए हम मानते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूल से जो हम एनर्जी बनाते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या होते हैं, लाभदायक नहीं होता है। अब चलते हैं बी नंबर क्वेश्चन पे और बोले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग फूड चार्ट। फूड चार्ट को तुम्हें कंप्लीट करना है। देखो ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर खाएगा। कौन खाएगा, ग्रास हॉपर खाएगा। ग्रास हॉपर को कौन खा जाएगा, फ्रॉग खा जाएगा। फ्रॉग को कौन खा जाएगा, स्नेक खा जाएगा। 1 मिनट बच्चे। अब देखो स्नेक को ईगल खा जाएगा और ईगल को कौन खा जाएगा, ईगल को लायन खा जाएगा। ये बच्चे फूड चेन है ना, हम लोग भी फूड चेन के हिस्से हैं। बात समझ गए बच्चे। लेकिन सौभाग्य की बात है कि हम लोग जो फूड चेन में टॉप पर बैठे हैं, इसलिए टॉप पोजीशन पर जो बैठा रहता है उसको कोई नहीं खा सकता है। बात समझा कि नहीं। जैसे लाइन है, लाइन को कोई नहीं खा सकता है। बात समझा कि नहीं। तो हम लोग भी फूड चेन में कहां बैठे हैं, टॉप पर बैठे हैं, ह्यूमन भी, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन दी फॉलोइंग, इन दोनों जो यहाँ पर जो तुमको कुछ दिया है इसमें तुमको डिस्टिंग्विश करना है। ऐसे तुमको पीसेस में और रेप्टाइल्स में डिस्टिंग्विश करना है। पीसेस बोले तो एक प्रकार का फिश हो गया, ये क्या हो गया, एक प्रकार का फिश हो गया है ना। और रेप्टाइल्स की बात करेंगे तो एक प्रकार का ये क्या हो गया, मतलब स्नेक। ऐसे तुम सबसे पहले बात करोगे। फिश की बात करेंगे तो ये कहां रहता है बच्चे, ये रहता है वाटर में। तो मतलब हम इसको बोल सकते हैं ये एक्वाटिक है। ये कैसा है, एक्वाटिक है ना। जो हम स्नेक की बात करेंगे तो स्नेक जो होता है बच्चे टेरेस्ट्रियल होता है। क्या होता है, ये टेरेस्ट्रियल होता है, टेरेस्ट्रियल है ना। अब बात करेंगे ये पानी में रहता है पीसेस, तो इनके पास श्वास लेने के लिए क्या होगा, इनके पास गिल्स होगा, है ना। इनके पास गिल्स होगा और जब ये टेरेस्ट्रियल है तो इनके पास सांस लेने के लिए क्या होगा, लंग्स होगा, ठीक है। और बात कर लेते हैं तो इनके पास बच्चे
टू चैम्बर्ड हट होता है। किसके पास? टू चैम्बर्ड, इसके पास होते हैं टू चैम्बर्ड हट, मतलब पीसेस के पास जो होता है, फिश के पास होता है टू चैम्बर्ड हट, है ना। और जो स्नेक होते हैं, स्नेक के पास होते हैं थ्री चैम्बर्ड हट, थ्री चैम्बर्ड हट, थ्री चैम्बर्ड हट। और हम लोगों के पास होते हैं बच्चे फोर चैम्बर्ड हट। तो हम लोग इधर बात कर नहीं रहे हैं। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन थर्ड बोले ऑब्जर्व दी फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट दी एनी टू इफेक्ट ऑफ दिस, है ना। तुमको इस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और इनका क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखने से हमें पता चल रहा है कि हैवी रेनफॉल हुआ है, बहुत ज्यादा भारी बारिश हुआ है, जिसके कारण से यहाँ पर क्या हो चुका है, बांध टूट चुका है, जो डैम है वो डैम क्या हो चुका है, टूट चुका है ना। यहां देखो हैवी फ्लड होने के कारण से ये जो फ्लड है, ये फ्लड कहां तक पहुंच चुके हैं, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक पहुंच चुके हैं ना। और इससे क्या होगी, ये जो ट्रांसपोर्ट है ये बाधित होगा, और साथ ही साथ जो यहां पर तुमको दिख रहा है जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को भी क्या होगी, क्षति होगी, है ना। तो ये पूछ रहा है राइट एनी टू इफेक्ट ऑफ दिस डिजास्टर। इस डिजास्टर का तुम कोई दो इफेक्ट लिखो। तो दो इफेक्ट में से हम ये कह सकते हैं, तो लॉस होगा हमें, लॉसेस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ, ह्यूमन एंड डिफरेंट टाइप के एनिमल्स की लाइफ का हमें क्या देखना पड़ेगा, लॉसेस देखना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या देखना पड़ सकता है हमें लॉसेस देखना पड़ सकता है, हमें लॉसेस देखना पड़ सकता है, लॉसेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, जैसे रोड हो गया, है ना, रोड हो गया, रेलवे लाइन हो गया, इन सबको भी क्या हो सकता है, फ्लड से हानि हो सकती है। बात समझ गए। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पर। बोल रहा राइट एनी टू मेथड्स टू रिड्यूस स्ट्रेस, एनी 4 मेथड, 4 मेथड बताने के लिए बोल रहा है जिससे स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो बच्चे आज के जीवन में तुमको पता है कि स्ट्रेस जो है एक बहुत ही भारी मुद्दा हो चुका है, जिस कारण से मैक्सिमम व्यक्ति स्ट्रेस में आज डूबा हुआ है। तो ये हमारे लिए जरूरी हो जाती है कि हम स्ट्रेस के बारे में जाने और स्ट्रेस को हम रिड्यूस करने के तरीके जाने। तो हम जो बच्चे इसमें सबसे पहली बात बोलेंगे वो हम फैमिली सपोर्ट की बात करेंगे। स्ट्रेस को रिड्यूस करने में फैमिली सपोर्ट का सबसे बड़ा योगदान होता है। अगर बच्चे शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है, तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस को तुम रिड्यूस कर सकते हो डीप ब्रीथ करके, है ना, लंबा सांस लेकर के, है ना, लंबा सांस लेकर के बच्चे शॉर्ट टर्म स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है। साथ ही साथ बच्चे तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि जो अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए तुम्हें एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, या नहीं तो तुम्हें प्लेइंग करना चाहिए, खेलना चाहिए, है ना, प्लेइंग, है ना, प्लेइंग करना चाहिए, खेलना चाहिए, है ना, रनिंग करना चाहिए। ये सब चीज तुमको करना चाहिए। इससे क्या होगा, तुम स्ट्रेस से बहुत हद तक दूर जा सकते हो। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्चुअल पिक्चर। ये जो तुमको कुछ पिक्चर्स दिख रहा है, यहाँ जो तुमको दिख रहा है सीवेज आफ्टर प्रोसेसिंग, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है बोल रहा है कि जो सीवेज होते हैं, जो नाले के जो पानी आते हैं उसमें जो गंदे रहते हैं, उस गंदी को जो हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग कर देते हैं। तो उनके बाद जो हमें प्राप्त होता है उस चीज को हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, क्या क्या चीज को कहाँ उपयोग कर सकते हैं। देखो यहाँ पर तुमको बता रहा है कि जब हम सीवेज को प्रोसेसिंग करेंगे तो हमें वहां से बायोगैस का प्रोडक्शन होगा। इस बायोगैस का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ फर्टिलाइजर भी बनेगा, तो हम उस फर्टिलाइजर का एग्रीकल्चर में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। और वाटर जो हमें थोड़ा बहुत अच्छी वाटर मिलेगा, उस वाटर को हम लोग इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो वाटर अच्छी क्वालिटी का मिलेगा उसको हम लोग कहाँ उपयोग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं। समझे कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और 3rd नंबर क्वेश्चन पर चल रहे हैं। बोल रहे कि डिफाइन हेरिडिटी, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी चेंज। ये बोल रहा है कि हेरिडिटी को तुम डिफाइन करो। हेरिडिटी की डिफाइन करने की जब बात कर रहे हैं तो इट इज दी बायोलॉजिकल प्रोसेस। सबसे पहले तो इट इज दी बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना, इन विच पेरेंटल कैरेक्टर, जो पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं, माता पिता के जो कैरेक्टर होते हैं ना, पेरेंटल कैरेक्टर ट्रांसफर्ड इनटू ऑफस्प्रिंग बोले तो संतान, है ना। इसमें क्या होते हैं, तो जो पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं, और इनकी स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। इसके मैकेनिज्म को बताने के लिए बोल रहा है। हेरिडिटरी चेंज कभी कभी हो जाते हैं। देखोगे तुम लोग बच्चे कि माता पिता कुछ और है दिखने में और उनके बच्चे दिखने में कुछ अलग हो जाते हैं। तो ये जो चेंजेस आते हैं, ये चेंजेस को ही बताने के लिए बोल रहा है। तो ये चेंजेस के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि नहीं, तो उस रीजन में
से जैसे म्यूटेशन हो सकते हैं, है ना, क्या हो सकते हैं, म्यूटेशन हो सकते हैं। तो ये चीजें हो सकती हैं, जैसे कि जीन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए, डीएनए में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए, तो इनके पीछे रीजन होते हैं म्यूटेशन, और म्यूटेशन के पीछे रीजन होते हैं फिजिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। ये सब रीजन हो सकते हैं किसके पीछे, म्यूटेशन के पीछे, है ना। राइट एनी 4 स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम, है ना। 4 स्टेज तुमको बताना है किसके, माइटोसिस के, है ना। तो तुमको पता होना चाहिए बच्चे, माइटोसिस एक सेल डिवीजन के क्या है, तरीके हैं, जिसमें तुमको 4 स्टेप्स होते हैं। प्रोफेज, है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 फेज होते हैं। इन 4 फेज में से तुमको कोई 2 फेज को बताने के लिए बोल रहा है, एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। हम बात कर लेते हैं, मान लो प्रोफेज की बात कर लेते हैं। प्रोफेज में क्या होते हैं, प्रोफेज में जो होंगे बच्चे, प्रोफेज में क्या होंगे, तो सेल के अंदर जो सेल के कंपोनेंट्स होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सारे चीज क्या होने लगेंगे, डिसअपीयर होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, डिसअपीयर होने लगेंगे। ये प्रोफेज में होता है। और जो हम बात करेंगे मेटाफेज में, तो मेटाफेज में क्या होता है बच्चा, क्रोमोसोम, मेटाफेज में क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्रोमोसोम अलाइन होने लगते हैं एक प्लेट के रूप में मिडिल में। ये मान लो हमारा सेल है, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम एक सेंटर में आकर के क्या होने लगते हैं, एक सेंटर में जाकर के अलाइन होने लगते हैं, ना। इससे क्या होते हैं, एक प्लेट का निर्माण होता है ना। तो ये मेटाफेज में क्या होते हैं, एक मेटाफेजिक प्लेट तैयार होते हैं। मेटाफेज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होगा, ये क्रोमोसोम एक सेंटर में आकर क्या हो जाएगा, ये अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब चलते हैं और अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला नंबर क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल टाइप्स ऑफ सेक्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे रिप्रोडक्शन होते हैं बच्चे जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम सबसे पहले टैप्स की बात कर लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टैप्स में हम लोग किस किस चीजों की बात करते हैं, हम लोग फिजन की बात करते हैं। फिजन तुमको पता होगा 2 प्रकार के होते हैं, बाइनरी फिजन, है ना, और मल्टीपल फिजन होते हैं, है ना, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, ये तुमको 2 प्रकार के फिजन होते हैं। अब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन हो गया, रीजनरेशन भी होता है, और क्या होता है बच्चे, और इसमें तुमको पता होना चाहिए बडिंग होता है ना, बडिंग भी होते हैं, और इसके अलावा क्या होते हैं, फ्रेगमेंटेशन होता है ना। तो ये सभी क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। अब इसमें तुमको पूछ रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखो, एक तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, एक यूनिसेलुलर होता है। तो यूनिसेलुलर एक सेल का बना होगा, मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। तो यूनिसेलुलर में हम लोग किस किस को लेते हैं, यूनिसेलुलर में हम लोग लेते हैं अमीबा को, किसको लेते हैं, अमीबा को लेते हैं, बैक्टीरिया को लेते हैं। तो इसके बारे में ये खास तौर पे बात कर रहा है। तो वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं, अमीबा जो होते हैं बच्चे, ये अमीबा ये बाइनरी फिजन करता है। क्या करता है, ये बाइनरी फिजन करता है। कौन, अमीबा, है ना। अमीबा करता है बाइनरी फिजन, और बैक्टीरिया भी करता है बाइनरी फिजन। लेकिन जब कभी अनफेवरेबल कंडीशन हो, तो अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया क्या करता है बच्चे, ये मल्टीपल फिजन करने लगता है, क्योंकि उनको पता होता है कि बहुत सारे हमारे संतान क्या होंगे, मारे जाएंगे, क्योंकि कंडीशन कैसा है, अनफेवरेबल है। तो ऐसे कंडीशन में बैक्टीरिया क्या करने लगता है, वो मल्टीपल फिजन करने लगता है। अब इसमें देखो, साथ ही साथ यही तुमको बोल रहा था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें रिप्रोडक्शन बताओ। अब चलते 4 नंबर में। 4 नंबर बोल रहा है, विच फील्ड इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, राइट एनी 2 प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले देखो, थर्मल पावर प्लांट में हम लोग हीट का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम हीट बनाते हैं, है ना। तो जो हम हीट बनाने के लिए क्या करते हैं, हीट बनाने के लिए हम जो उपयोग करते हैं वो कोल का उपयोग करते हैं। तो वही तुमको बोल रहा है कि कौन सा फ्यूल का उपयोग करते हैं, तो कोल का यूज करते हैं, ठीक है बच्चे। थर्मल पावर प्लांट में हम लोग कोल का यूज करते हैं, ना। अब इसमें देख लो, अब इसमें पूछ रहा है कि थर्मल पावर प्लांट, राइट एनी 2 प्रॉब्लम्स। तब जब हम कोल को बर्निंग करेंगे, इसमें से क्या होंगे, हार्मफुल गैसेज निकलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ क्या होंगे, हमें वाटर का कंजप्शन होगा। क्या होगा, वाटर का कंजप्शन होगा। तो ये दोनों हमारे पास इनके क्या है, लॉसेस है ना, ये है। अब देखते हैं, अब देखो, राइट थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का का 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए बोल रहा है। तो अब मैं क्या करता हूं बच्चे, यहां से कुछ चीजों को मैं मिटाता हूं, फिर मैं यहीं पर तुमको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, मोलस्का, वैसे तुम्हारे जानकारी के लिए मैं बता दूं बच्चे, मोलस्का जो होते हैं, ये मोलस्का क्या है, तो ये मोलस्का बहुत ही, मतलब बोले तो ये एनिमल किंगडम का एक ऐसा फाइलम है जिनको हम लोग बोलते हैं कि ये दूसरी सबसे
सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा ग्रुप्स है या फाइलम है, बात समझ गए कि नहीं, जिसमें सबसे ज्यादा एनिमल्स आते हैं, ठीक है। तो हम लोग मोलस्का की बात कर लेते हैं कि इनके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किया तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज, है ना, इट इज नहीं, दिस इज, है ना, दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट, दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। दूसरी बॉडी ऑफ मोलस्का आर सॉफ्ट, इनका बॉडी सॉफ्ट होता है। क्यों सॉफ्ट होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे मैं तुमको बता रहा हूं, ऑक्टोपस एंड स्नेल्स आर कम्स इन मोलस्कस, है ना, ये मोलस्कस में ही आता है। किसके अंतर्गत आता है, मोलस्कस में। तो तुम स्नेल्स हो, ऑक्टोपस हो, इनको टच करके देखना कितना अच्छा होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं और अब हम लोग 6 पर चलते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन को देखो। बोल रहा व्हाट इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन का कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं। तो देखो जब हम एसिड रेन के कंस्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो देखो एसिड रेन में जो मेनली जो होते हैं बच्चे, मेनली होते हैं एसिड रेन में H2SO4 बने तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड HNO3। तो अब देखो ये एसिड रेन में H2SO4 और नाइट्रिक एसिड आता कहां से है, तो बच्चे आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं बच्चे, जब हम लोग कोई चीज को जलाते हैं या जब हम लोग कोई फॉग का या अन्य प्रकार की चीजों का यूज करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम लोग SO2 को रिलीज करते हैं और NO2 को रिलीज करते हैं। ये जब बच्चे ऊपर जाता है तो ऊपर जैसे ही जाता है तो ये लंबे समय तक ऊपर रहता है और ऊपर से जब बारिश होगी, बारिश होने का मौसम आएगा तो बारिश की बूंदी जब नीचे आता है तो ये NO2 और NO2 SO2 के साथ मिक्स हो जाता है और रिएक्शन हो जाता है किसका, SO2 का किसके साथ, H2O के साथ, किसके साथ, H2O के साथ, और NO2 का रिएक्शन हो जाता है किनके साथ, H2O के साथ। जब SO2 का H2O के साथ रिएक्शन होता है तो H2SO4 बनता है, क्या बनता है, H2SO4, और जब वही H2O का NO2 के साथ रिएक्शन होता है तो HNO3 बनता है। तो ये दो चीज होते हैं इनके कंस्टिट्यूएंट। और बोला 2 इफेक्ट लिखो इसके, तो इनके 2 इफेक्ट क्या होगा, जब एसिड रेन के चपेटे में अगर मान लो ह्यूमंस आएंगे तो ह्यूमंस में क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। और अगर यही सॉइल पर पड़ेगा तो सॉइल क्या हो जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसमें एसिडिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 इनके इफेक्ट है। सोल्व दी फॉलोइंग क्रॉसवर्ड, यहां पर देखो क्रॉसवर्ड दिया है जिनको सोल्व करना है। देखो तो पॉइंट तुमको यहां से लेना है। पहले नंबर पॉइंट बोल रहे हैं कि कंटिन्यूअस कंजप्शन ऑफ एल्कोहल एंड टोबैको, जो हम लगातार एल्कोहल और टोबैको का यूज करने लगते हैं तो बच्चे इसको जो 1 नंबर में है इसको हम लोग बोल देते हैं एडिक्शन, क्या बोल देते हैं, एडिक्शन, इसको हम लोग बोल देते हैं एडिक्शन। सेकंड नंबर बोल रहे हैं दिस ऐप में कॉज साइबर क्राइम, ये ऐप जो है तुम लोगों के लिए साइबर क्राइम उत्पन्न कर सकता है, साइबर क्राइम यहां से हो सकता है। तो उस ऐप का नाम है फेसबुक। तो समझ रहे हो बच्चे, फेसबुक का यूज एकदम से नहीं करना है, इंस्टाग्राम का भी यूज हमारी तरफ से थोड़ा कम करो। चलो थर्ड नंबर पे चलते हैं, ए रेमेडी टू रिजॉल्व स्ट्रेस, एक ऐसी तरीका बताओ जिससे हम लोग स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, है ना। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लेइंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने तुमको पहले भी बोला कि स्ट्रेस को कम करना है तो तुम क्या कर सकते हो, खेल सकते हो, ठीक है। अब देखो रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रेस फ्री लाइफ, जब स्ट्रेस फ्री लाइफ तुमको चाहिए तो तुम क्या करो, रीडिंग करो, खूब पढ़ाई लिखाई करो, स्ट्रेस वाली दुनिया खत्म, स्ट्रेस वाली कोई बात ही नहीं आएगी। चलो अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोल राइट डाउन दी रीजंस, तुमको रीजन लिखना है, इफेक्ट एंड रेमेडियल मेजर टेकन फॉर एनी वन डिजास्टर सीन या हियर्ड बाय यू। बोल रहा है कि जब कभी तुम कोई डिजास्टर तुमने सुना है तो उस डिजास्टर के बारे में तुमको क्या कर रहा है, उनके रीजन लिखो, उनके इफेक्ट्स लिखो और साथ साथ रिमेडियल मेजर्स भी लिखो, इनको कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो डिजास्टर हमारे दिमाग में जो आ रहा है वो फ्लड आ रहा है, क्या आ रहा है, फ्लड। क्योंकि बच्चे फ्लड मतलब बाढ़, क्योंकि बाढ़ तुमको पता होगा हर जगह अधिकांश जगह बाढ़ आते हैं, ठीक है। तो रीजंस इसके क्या हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं डिफोरेजेशन, क्या, डिफोरेजेशन, है ना। डिफोरेशन के कारण से क्या हो जाएगा, हैवी रेनफॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैवी रेनफॉल हो जाएगा। और जब हैवी रेनफॉल हो जाएगा तो बाढ़ आने की संभावना है ही। मतलब मिला जुलाकर अगर देखेंगे तो जो मेन रीजन होगा हैवी रेनफॉल होगा, पहली रीजन, और दूसरी रीजन हो जाएगा वो करप्शन, क्या, करप्शन,
करप्शन इन बिल्डिंग, सॉरी यहां पर मैं लिखूं दोनों में, करप्शन इन बिल्डिंग डैम। जब कभी हम लोग डैम बनाएंगे और उसमें करप्शन हो गया बाबू, तो समझो जैसे ही डैम गया, तो समझो क्या आएगा, फ्लड आएगा, बाढ़ आएगा, बांध टूटेगी, सीधे बाढ़ के पानी कहां घुसेंगे, गांव में, शहर तक घुसेगा। और इनके इफेक्ट बोल रहा है, तो किसका इफेक्ट तुमको पता है, जैसे ऊपर में बताया, लॉसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ का हमें क्या देखने पड़ेंगे, लॉसेस देखने पड़ेंगे। और क्या देखने पड़ेंगे, लॉसेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें क्या देखने पड़ेंगे, लॉसेस देखने पड़ेंगे। तो रेमेडियल मेजर, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, तो कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, हमें डिफोरेस्टेशन को कम करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, एफोरेजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एफोरेजेशन, जिससे क्या होंगे, अनियमित वर्षा नहीं होगा और नियमित तरीका से वर्षे होंगे, और फिर उनका मैनेजमेंट हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ये कर सकते हैं। अच्छी तरीका से हमें डैम का निर्माण करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जैसे एफोरेशन करेंगे बच्चे, तो ये क्या करते हैं, मिट्टी कटाव को रोकते हैं, और जब भारी मात्रा में जो बाढ़ आएगी, बाढ़ की जो तेज रफ्तार होगी, उनको भी क्या करेगा, ये पेड़ पौधे क्या करेंगे, उनको कम करने का काम करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड एनीवन, इसमें से किसी एक क्वेश्चन को तुमको आंसर करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी क्या है, राइट एनी 4 स्टेप्स टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी। सबसे पहले बायोडायवर्सिटी जो होते हैं बच्चे, ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज ऑन अर्थ पर जब विभिन्न प्रकार के जो स्पेसीज है, उसी को हम लोग डायवर्सिटी बोलते हैं। क्योंकि तुमको पता है इंडिया के बारे में क्या बोलते हैं, इट्स अ कंट्री विथ डायवर्सिटी। यहाँ पर बहुत धर्म के लोग रहते हैं, बहुत जाति के लोग रहते हैं, फिर भी हम लोग एक है। तो ऐसे ही ये बायोडायवर्सिटी की बात कर रहा है। तो जब हम बायोडायवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो पूरी पृथ्वी की बात करेंगे, और पूरी पृथ्वी पर जो हम डायवर्सिटी की बात करेंगे, तो हम जाति, रंग भेद और धर्म के आधार पर हम डायवर्सिटी की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो स्पेसीज है डिफरेंट टाइप के, वो डिफरेंट टाइप के स्पेसीज को हम लोग बात करते हैं। और बायो का मतलब ही होता है लिविंग थिंग, है ना। तो यहां पर हम लोग डिफरेंट टाइप के जो लिविंग बिंग है धरती पर, चाहे वो प्लांट्स की प्रजाति हो, चाहे वो एनिमल्स की प्रजाति हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, और इनके 4 स्टेप्स लिखने के लिए बोल रहा है, जिससे कि हम बायोडायवर्सिटी को कंजर्व कर सके। तो इनके 4 स्टेप्स क्या क्या है, एस्टैब्लिशिंग प्रोटेक्टिंग एरिया लाइक, है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा प्रोटेक्टिंग एरिया, जैसे कि हमें नेशनल पार्क बनाने पड़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने पड़ेंगे, जिससे क्या होंगे, जो जीवों की जो अलग अलग प्रजाति, जैसे तुमको पता होगा अब चीता हमारे देश से खत्म होने वाला है, तो जो अलग अलग प्रजाति जो खत्म होने वाला है, इन प्रजाति को हमें सेव करना पड़ेगा। इसके लिए हमें अलग नेशनल पार्क बनाने होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने पड़ेंगे, इसमें लोगों को आवाजाही को बंद करना पड़ेगा, है ना। प्लांटिंग मोर ट्री, अधिक से अधिक ट्री को बनाना पड़ेगा, जिससे क्या होंगे, जंगल होंगे, और जंगल में अलग अलग प्रकार की प्रजातियां डेवलप होंगे। स्टॉपिंग एक्सप्लोटिंग एंड डिफोरेस्टेशन, हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोटिंग को रोकना पड़ेगा, हमें अधिक से अधिक खनन को रोकना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें डिफोरेस्टेशन, जो हम पेड़ पौधे को जो काट रहे हैं, उसको भी देखना पड़ेगा। और रिड्यूसिंग पोल्यूशन, हमें पोल्यूशन को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे तुम्हें पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो पोल्यूशन के कारण से धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं व्हाट इज स्टेम सेल, स्टेम सेल क्या है, राइट एनी 4 यूजेज ऑफ स्टेम सेल। देखो सबसे पहले तो मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, जो स्टेम सेल होते हैं, ये एक ऐसा सेल होते हैं जिस सेल में इतनी कैपेसिटी होते हैं कि डिफरेंट टाइप के सेल बना सके। जैसे कि क्या बना सके, जैसे कि हार्ट सेल बना सके, जैसे कि मसल सेल बना सके, जैसे ब्लड सेल बना सके। ये सारे टाइप के सेल बनाने की क्षमता होती है किसमें, स्टेम सेल में। ठीक है, ये स्टेम सेल का यूज क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड डिजीज, जैसे ल्यूकेमिया नाम का एक डिजीज होते हैं, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, स्टेम सेल का उपयोग करते हैं। रिपेयर और या रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज टिश्यू, जब कोई टिश्यू है जिसमें सेल की कमी पड़ गई है, चाहे वो किसी प्रकार के टिश्यू हो, तो उस प्रकार के टिश्यू में क्या कर सकता है, उसी प्रकार के सेल को बना करके उसको रिपेयर कर देगा। ट्रीटमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जब हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ जाएंगे, तो उनको ट्रीटमेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं। यूज इन मेडिकल रिसर्चेज टू डेवलप न्यू मेडिसिन, है ना। रिसर्च में हम इसका उपयोग करेंगे और नए नए मेडिसिन का उपयोग बनाते हैं, कहां से, हम स्टेम सेल के सहायता से। तो बच्चे आज का लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है, और आप लोगों को बच्चे अगर हमारे ये लेक्चर अच्छे लग रहा है तो आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो।